वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम टॉपिक कर रहे थे एसिड्स के बारे में बहुत सारी हमने बातचीत की। बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिली। हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। मैंने आपको याद होगा मैंने पीएच के बारे में आपको बताया था। पीएच क्या होता है ये हमने डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। तो जब मैंने पीएच के बारे में आपको बताया तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर पीएच 0 है इसका मतलब है कि हाईली एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है जी। अगर आप हाईली एसिडिक सब्सटेंस बोलते हो तो वो जो है वो 7 से कम होता है, उसका पीएच 7 से कम होता है। पीएच 7 हो इसका मतलब है कि सब्सटेंस जो है न्यूट्रल है, और पीएच 7 से ज़्यादा हो इसका मतलब वो बेसिक है। जितना आगे चलता जाएगा वो उतना ज़्यादा बेसिक हम उसको कंसिडर करेंगे। पीएच जब 7 से नीचे होता है तो हम उसको मानते हैं कि वो एसिडिक है, वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे सामने एक एग्जाम्पल है। बैटरी एसिड की बात करते हैं। बैटरी एसिड इज एक्सट्रीमली एसिडिक, इट इज एट 0, while liquid drain cleaner is very alkaline at 14. हम लिक्विड ड्रेनर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी नाली ब्लॉक हो जाती है तो उसमें डालने के लिए, मुझे अब नाम नहीं याद है उस ब्रांड का, ड्रेनेक्स बोलते हैं शायद, वो हम यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होता है और उसकी एल्कलिनिटी कितनी है? 14। प्योर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो आप लगभग 7 उसको कंसिडर करते हैं, यानी कि वो 7 है इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन। तो पीएच जो है वो ये बताता है कि एक सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा हम मान सकते हैं कि वो एसिडिक होते हैं। Foods that tend to cause more acidity in the body and that you may need to limit or avoid, उनमें है grains, sugar जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जितने भी grains आप यूज़ करते हैं एसिडिक है। sugar, ओके, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो एसिडिक होते हैं। फिश, प्रोसेस्ड फूड, फ्रेश मीट, फ्रेश मीट, या इसके अलावा कॉर्न बीफ होते हैं, टर्की होता है, हमारे देश में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और सोडा और दूसरे स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, या हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं, या सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सभी एसिडिक होते हैं। अब ये कुछ कॉमन फूड हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे लेमन जूस, देखिए हाईली एसिडिक है, 2 है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अभी कल एक प्रश्न किसी ने पूछा था मैं नाम नहीं लूँगा बच्चे का, उसने मैसेज दिया था और पूछा था कि लेमन जूस तो हाईली एसिडिक होता है, फिर हम इसको किस प्रकार से यूज़ कर पाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, नो डाउट लेमन जूस बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसकी एसिडिक लेवल जो है वो देखिए 2 है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। आपको इसके बारे में बता दूं, अगर आप इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे, मतलब एक फ्रेश लेमन लेंगे, उसका जूस लेंगे और उसमें पानी नहीं आप ऐड करेंगे, उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, तो आपके दांत जो कैल्शियम के बने होते हैं ये उनको क्रोड करना शुरू कर देगी। ओके, इसके अलावा अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा इसको कंज्यूम करेंगे तो इट विल स्टार्ट बर्निंग योर थ्रोट। आपके गले में अंदर की तरफ जलन पड़ना शुरू हो जाएगी, जैसे एसिड की प्रेजेंस के कारण जलन पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम है इसका वैल्यू। पीएच वैल्यू जो है इसका 2 है, तो बहुत ज़्यादा ये एसिडिक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बहुत कम यूज़ में लाते हैं। हम जब भी इसे यूज़ करते हैं हम पानी के साथ डाइल्यूट करके इसको यूज़ करते हैं, या अक्सर हम लोग इसमें नमक का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। मुझसे एक और प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार से लेमन जूस जो होता है वो हमारी बॉडी के पीएच को कंट्रोल करता है, कैसे एल्कलिनिटी बढ़ाता है। यानी कि आपने सुना होगा जब किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल होता है कोई, तो वो नींबू का इस्तेमाल करता है, लेमन जूस का इस्तेमाल करता है
तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा किस प्रकार से हो पाता है। और साथ में मैं एक और बात बताऊंगा, हमारे डे टू डे लाइफ में आजकल हम एक विनेगर का यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, एप्पल साइडर विनेगर इसको बोलते हैं। लेमन जूस का जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, एप्पल साइडर विनेगर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके लिए भी सेम ही कंसेप्ट जो है हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए लेमन जूस, ओके, लाइम्स, प्लम्स, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट्स, ग्रेप फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, पाइनएप्पल्स, एप्पल्स, पीचेस, ऑरेंजेस, टोमेटोज, ये इन सब के मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इनका पीएच जो है वो कितना है। और ये जो हमने देखा ना 2 से 2.6 वेरी करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जो हाईली जो है आप कह सकते हैं उनमें भी एसिडिक लेवल जो है अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता कि हमें नुकसान पहुंचाए, बल्कि उनका यूज़ जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी बढ़ाता है, यानी कि एसिडिक लेवल को कम करता है। जैसे सोय प्रोडक्ट्स हैं कुछ, ओके, अनस्वीटेंड योगर्ट एंड मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग पोटैटोज, बहुत सारे फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सॉल्ट, मस्टर्ड एंड नटमेग, बीन्स, लेंटिल्स, किनोआ का आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मिलेट तो हमारे देश में पहले से ही यूज़ होता था, एमरंथ, और इसके अलावा हर्बल टीज़ हम लोग आजकल यूज़ में लाते हैं। और तेल में हमें कहा जाता है कि ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए, एवोकेडोज हमें खाने चाहिए, नट्स हमें खाने चाहिए, सीड्स हमें खाने चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं, मतलब ये एसिड को कम करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं एसिडिक होती हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में एसिड का लेवल नहीं बढ़ाते, बल्कि वो हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं। वो अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे एक चीज़ जो खुद एसिडिक होता है वो हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़ाता है। आगे चलते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये वही आंसर है कि नींबू अगर हम यूज़ करते हैं जो खुद एसिड है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी कैसे बढ़ाता है। या आप विनेगर यूज़ करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, जो एप्पल साइडर विनेगर विद मदर उसको हम बोलते हैं, रॉ विनेगर होता है, ये एप्पल साइडर विनेगर होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसके कारण हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी कैसे बढ़ती है। या आपने अभी अभी बताया कि आप योगर्ट कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, एक बार जब आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें चली जाती हैं, जैसे आप लेमन जूस की बात करते हैं या आप एप्पल साइडर विनेगर की बात करते हैं, जब एक बार ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं वो एसिडिक बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, आपकी किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जब आप लेमन जूस लेते हैं विद ल्यूक वार्म वाटर या विद नॉर्मल वाटर, आप लेमन जूस लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उसमें नमक नहीं अगर आपने ऐड किया होता, चीनी नहीं अगर आपने ऐड की होती, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो खुद एसिड है। उसका होना ये चाहिए कि वो आपकी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ा दे। नो डाउट वो एसिड बढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है और वो बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो एसिड बढ़ता नहीं है, बल्कि एसिड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इनका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। और ये बाय प्रोडक्ट सिंस अल्कलाइन होते हैं विच मेक द यूरिन मोर अल्कलाइन, और इसके कारण आपकी किडनीज पर कम प्रेशर पड़ता है। दिस इज़ वाई इट इज़ थॉट ऑफ एज अल्कलाइजिंग, ठीक है। इसीलिए हम मानते हैं कि लेमन जूस जो होता है वो अल्कलाइजिंग होता है, सूदिंग होता है हमारी बॉडी के लिए, डिस्पाइट इट्स एसिडिक पीएच बिफोर इट इज डाइजेस्टेड। डाइजेस्ट होने से पहले ये एसिडिक होता है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या होता है, बेसिक। एक बात और दूसरी बात मैंने आपको इसके बारे में बताई कि कभी भी लेमन जो है, आपको मैं बता दूं, आप अगर लेमन जूस जो है वो एक बार 1 चम्मच लेमन जूस वैसे ही पीने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको पता लगेगा, आप एक सेंसेशन जो है फील करेंगे दांतों के ऊपर, दांत जो हैं वो उनको करोड करना ये शुरू कर देगा। ऐसे ही एप्पल साइडर विनेगर के लिए भी बोला जाता है कि उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, बल्कि
8 ounce जो आउंस वाटर जो है उसमें आपको इसको लेना चाहिए। या ऐसा माना जाता है कि 2 चम्मच अगर आप लेमन जूस लेते हैं तो लगभग 200 ml जो है वो आपको यू हैव टू टेक वाटर। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसकी कोरोसिव नेचर जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, बॉडी भी जो है आसानी से उसको डाइजेस्ट कर पाती है। खैर, इसके बारे में इसके बाद में हम बात करेंगे। मुझे यकीन है कि ये जो अभी मैंने जो टॉपिक्स बताए उसके कारण बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। उनमें से एक प्रश्न ये था कि अगर लेमन जो है खुद एसिडिक है, वो भी इतना ज़्यादा उसका पीएच है 2 है पीएच, हाँ आप देख सकते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी को ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि हम बॉडी में जब उसे कंज्यूम करते हैं, जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हम कभी भी इसको बिना पानी के कंज्यूम नहीं करते। अगर बिना पानी के कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करते, बहुत कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता। दूसरा, मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर ये जब जाता है तो नो डाउट डाइजेशन से पहले तो ये एसिडिक होता है, लेकिन जब डाइजेशन होती है उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं लेमन जूस के या एप्पल साइडर विनेगर नाम का एक हम विनेगर यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो वो जो है वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। इसी तरह से कई टी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कई हर्बल टीज ऐसे हैं जो बेसिकली एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है डाइजेशन के बाद, तो डाइजेशन के वक्त वो क्या करते हैं, अल्कलाइन प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बड़े फेवरेबल हैं, बड़े अच्छे हैं। अब आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे, पिछली बार हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जिंक ग्रेन्यूल्स आपने लेने हैं, ये जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में लिए गए हैं और आप देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, और जब ऐसा करते हैं तो उसके साथ ही एक प्रोसेस शुरू हो जाता है और उस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और एक्वस फॉर्म में यहाँ पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। इस टेस्ट ट्यूब में जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और इसके अलावा क्या होगा, जो गैस बनेगी वो यहाँ पर इस हॉलो एरिया में इकट्ठी होगी और यहाँ से इस ट्यूब से, जिसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर एक पानी का छोटा सा कंटेनर है, ये गैस जो है ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, इसलिए बबल की फॉर्म में ये बाहर की तरफ निकलना शुरू होगी। आप बाहर की तरफ एक कैंडल लेकर जब आप इसको बबल्स के पास लाएंगे, ये जो है आपने सोप सोल्यूशन लिया है, बबल्स बन रहे हैं, बबल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब भी ये बबल्स आग के कांटेक्ट में आएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। पॉप साउंड आपको याद होगा, पॉपकॉर्न की जैसे साउंड होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूट फॉर्म में और जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर बबल्स बनाएगी, बबल्स ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे एयर में, और यहाँ पर आपने मैच स्टिक या ये कैंडल इसने लिया हुआ है, कैंडल की हेल्प से आप इसको आग को जो है इस बबल के पास लाओगे और ये बबल फटेंगे पॉप साउंड से। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ज़्यादातर एसिड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करने के लिए और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पर एक सॉल्ट बना है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रिलीज हुआ। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल से मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन करने के लिए और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट है इसलिए जिंक सल्फेट बनाया। अगर सपोज करिए कोई मेटल क्लोराइड होता, ठीक है जी, सॉरी, अगर कोई आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया होता तो मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती। ये ऐसा आप समझ सकते हैं। देखिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपके घरों में आपके बड़ों से आप पूछ सकते हैं
पहले जो है मेटल के कंटेनर्स जो हैं हम यूज़ में लाया करते थे, लेकिन उन मेटल के कंटेनर्स में हम कभी भी किसी को नींबू पानी सर्व नहीं करते थे, किसी को लस्सी सर्व नहीं करते थे, क्योंकि नींबू पानी हो गया या लस्सी होगी ये एसिडिक नेचर की होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वो मेटल के बर्तन होते थे, और मेटल के बर्तन में कभी भी नींबू पानी को स्टोर नहीं किया जाता था या सर्व नहीं किया जाता था, कभी भी लस्सी को जो है सर्व नहीं किया जाता था या स्टोर नहीं किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्शन के बाद, वो जो सॉल्ट्स बनते हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट बना, वैसे किसी मेटल के कंटेनर में अगर आपने कोई एसिडिक सब्सटेंस को स्टोर किया है तो एक सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट अक्सर क्या होता है, वो पॉइजनस होता है, सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कभी भी मेटल के बर्तन में नींबू पानी या लस्सी वगैरह जो है वो सर्व नहीं किया जाता। ये आपने ध्यान रखनी है बात। आगे चलते हैं। तो अभी जो आपने किया था, आपने ये पढ़ा कि कैसे एक एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, और जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको बताया एक सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है, और साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया कि यही रीज़न होता है क्योंकि सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। एक मेटल जब एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, चाहे वो माइल्ड एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो वो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है जो अक्सर हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आगे चलते हैं, दूसरे वाला पार्ट जो है, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। देखिए, ये मेटल कार्बोनेट्स की बात की गई है, ऐसे ही मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी होता है। मैं अभी आपको मेटल कार्बोनेट्स के बारे में बताऊंगा, आप मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में खुद पढ़ेंगे। यहां पर आप देख लीजिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना होता है। और यहां पर जब आप बात करते हो मेटल कार्बोनेट्स की, तो मेटल कार्बोनेट्स के केस में भी न्यूट्रलाइजेशन का ही फिनोमेना हो रहा है। आप देखिए, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, न्यूट्रलाइजेशन यही फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, यहाँ पर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। आप देखिए, सोडियम कार्बोनेट में HCl, जब आपने ट्रीट किया सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, कैल्शियम सल्फेट बना, वाटर बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखने से ही पता लग रहा है कि मेटल जो है यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को एसिड से, ताकि सॉल्ट की फॉर्मेशन हो सके, और सॉल्ट के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन वाटर की फॉर्मेशन हुई है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। अब इसी तरह से अगर आपने करना होता, सपोज करिए ये तो सोडियम कार्बोनेट है, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता NaHCO3 और उसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते, तब भी सोडियम क्लोराइड बनता, वाटर बनता और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता। अब कैसे पता लगा कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने बड़ी बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है। जब कभी आप क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसको आप लाइम वाटर से पास करेंगे। ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर से जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये लाइम वाटर जो है आपको मिल्की लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में वाटर बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो अभी बना है वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, अगर इसमें से और कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो क्या होगा? अगर कैल्शियम कार्बोनेट में से, इसका कैल्शियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में, मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है, अगर आपने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास कर दी तो क्या होगा? तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं डिसअपियर हो जाएंगे, ये वापस से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की फॉर्मेशन होगी, मतलब वाटर की फॉर्मेशन होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, वाटर है आपके पास, ठीक है, कौन सा वाटर है? ये लाइम वाटर है।
अगर लाइम वाटर में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो लाइम वाटर जो है इट विल टर्न मिल्की, इस तरह से हो जाएगा। और अगर फिर भी आपने रोका नहीं कार्बन डाइऑक्साइड पास करना, आप पास करते रहे तो थोड़ी देर में देखेंगे वापस ये इस फॉर्म में आ जाएगी। देखिए इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कितनी ज़्यादा समानता है। ये पहले ट्रांसपेरेंट था, इसमें से आपने क्या पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, ये मिल्की हो गया। अभी भी अगर आप रुके नहीं और आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो सोल्यूशन है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है एक्वस फॉर्म में, विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम वाटर, तो आप ये देंगे। और अगला होता है व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू वाटर, तो आप ये देंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एसिड का रिएक्शन जब भी बेस के साथ होता है तो बेसिकली ये क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना होता है। ये वैसा ही फिनोमेना होता है जैसा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन होता है। आप देखिए, आपको याद होगा मैंने अभी पीछे जो बताया था वो ये था कि जब कभी मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सिर्फ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पर कंपोजिशन सब्सटेंसेस की डिफरेंट थी, यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल आप ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, एक सॉल्ट और वाटर। तो जब भी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है तो हम मानते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि एक एसिड और एक बेस जो है वो रिएक्ट करके एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेते हैं तो उसको इक्वली स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करना होता है, तब न्यूट्रलाइजेशन होगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और एक वीक बेस लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन होती है लेकिन उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती, क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सब्सटेंस बनता है वो हल्का सा एसिडिक होता है। अगर एक आप वीक एसिड लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है, हल्का सा बेसिक होता है। इसीलिए जब भी आपने लेना है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस या एक वीक एसिड और एक वीक बेस ही लेना है, ताकि प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना जो है वो हो पाए। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर बनता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको याद होगा मैंने अभी अभी आपको ये जो मेटल कार्बोनेट और एसिड का कॉन्सेप्ट बताया था। ये एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं, हम डे टू डे लाइफ में भी इसके बारे में इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर किसी को इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग के बाद अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो ही और शी इज सजेस्टेड टू टेक बेकिंग सोडा सोल्यूशन एज रेमेडी। उसको बोला जाता है कि बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो है उसको रेमेडी की तरह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, और बहुत सारे इस तरह की रेमेडीज़ जो है हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, जो एसिड की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्या होगा अगर एक मेटल ऑक्साइड जो है उसको आप इफ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड। आई एम सॉरी यहाँ पर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ मैंने लिख दिया गलती से, आई एम रियली सॉरी, तो इसको इग्नोर करते हैं। मेटल ऑक्साइड जो है इफ़ इट रिएक्ट्स विद एन एसिड। ठीक है जी, क्या होगा अगर एक मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ आप ट्रीट करेंगे उसको। तो आप देखिए, मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड मैंने आपको बताया है Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने ट्रीट किया। तो जब कभी एक मेटल ऑक्साइड को एक एसिड के साथ आप ट्रीट करते हैं, इसमें भी सॉल्ट और वाटर की ही फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, इसमें भी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। आपको पता है मेटल हाइड्रोक्साइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं, एंड सिमिलर इज द केस विद मेटल ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर टू। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसी को तो हम कहते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए कितनी बार आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस कंसेप्ट के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप किसी एसिड की बात करते हैं तो एसिड्स जो हैं वो, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं। एसिड कोई आम सब्सटेंस नहीं होता, एसिड हाईली कोरोसिव नेचर का सब्सटेंस होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो हाईली कोरोसिव होता है, जो आम चीज़ों को के ऊपर गिर जाए तो उसको पूरी तरह से जला देता है। अगर ये किसी मेटल के ऊपर गिरे तो ये मेटल को भी डैमेज कर देता है, मेटल को भी कोरोड कर देता है। यही रीज़न है मैंने आपको बताया कि कभी भी मेटल कंटेनर्स में एसिड्स को स्टोर नहीं किया जाता। अक्सर आपने देखा होगा लैब वगैरह में एसिड को स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन का यूज़ किया जाता है। आजकल तो एक स्पेशल तरह के प्लास्टिक के कंटेनर का भी यूज़ किया जाने लगा है। हम लोग लैब वगैरह में इसका भी यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। अगर किसी कपड़े के ऊपर गिर जाए, वुड के ऊपर गिर जाए, या मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैंने आपको बताया, तो उसको कोरोड करेगा, या स्टोन वर्क के ऊपर गिरे उसको भी कोरोड करेगा। और हमेशा इससे बचकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक जो कॉमन दुर्घटना है एसिड को डील करते वक्त जो होती है, वो मैं आपको उसके बारे में बता दूं। वो होती है क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से मेटल के साथ डील किया जाए। डाइल्यूशन जो है मेटल की वो किस प्रकार से की जाए। डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो एक बहुत ही स्पेशल फिनोमेना है। एक स्पेशल फिनोमेना इसलिए है क्योंकि इसको करते वक्त एक बढ़िया तरीका जो है वो अख्तियार करना बड़ा ज़रूरी होता है। यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर मेथड वाइल डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सो हाउ टू डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सामने अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो दो तरीके बताए गए हैं। एक में कंटेनर में वाटर है और बॉटल में एसिड है। ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे कंटेनर में वाटर है और बॉटल में एसिड है। तो जब कभी आपको डाइल्यूशन करनी हो, डाइल्यूट करना हो कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, तो वाटर में थोड़ा थोड़ा करके बूंदों में अक्सर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ऐड करते हैं और साथ में उसको ग्लास रॉड के साथ हिलाते जाते हैं ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। मैं आपको बताऊं ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है अगर आप ढंग से ना करें तो, क्योंकि डाइल्यूशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टिरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जैसा कि दूसरी फिगर में बताया गया है, ये तरीका जो है ये सही तरीका नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर मैंने रॉन्ग मेथड जो है वो लिखा हुआ है। क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हम करते हैं, क्यों हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर ऐड करें। उसका रीज़न है, when a concentrated acid is added to water for preparing a dilute acid, then the heat is evolved gradually। पहले केस में क्या होता है, हीट जो मैंने कहा ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन पहले केस में जो हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक तो वो होगा, लेकिन उस केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ग्रेजुअली होगी एंड ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और वो जो पानी मौजूद होता है वो बड़े आराम से उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन दूसरे केस में जिसके ऊपर मैंने रॉन्ग मेथड लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप उसमें कभी डाइल्यूशन करने की कोशिश करोगे तो एकदम से
एट वंस सडनली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज होगी, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस सिंस सडन होगा, दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम। वो सडन प्रोसेस जो है उसके कारण वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और एक्सप्लोजिवली ऐसा होगा। एक्सप्लोजिव की तरह होने का मतलब है बाहर की तरफ ये प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकलेगा, इट विल स्प्लैश आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ ये स्प्लैश करेगा, और जब भी ये उसके कांटेक्ट में कोई कपड़ा या कोई भी और चीज़ जो है वो आएगी, उसको वो डैमेज ज़रूर पहुंचाएगा। यही रीज़न होता है कि हमें हमेशा एसिड को यूज़ करते वक्त अपना ध्यान रखना होता है, उससे एक निश्चित दूरी जो है वो बनाकर रखनी होती है। आई एम श्योर कि जो कुछ बच्चों के प्रश्न थे जो उन्होंने पिछले लेक्चर के दौरान पूछे, उनको उनका उत्तर जो है मिल चुका होगा, और ये जो नया लेक्चर है, नए कॉन्सेप्ट जो आपने इसमें सीखे, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होंगी। आपसे अनुरोध है कि घर के अंदर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पढ़ाई लिखाई पर लगाइए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।